नमस्कार। आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो। आप सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की बधाई, नवरात्रों की बधाई। पूरा वर्ष जो है आपका मंगल हो, आपको सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति हो। गोगो लाइव शो का आज विशेष शो 518वां एपिसोड के सफर में हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन की, उसकी ओवर थिंकिंग की और पैनिक की। बहुत सारी बातें हैं जो आज के इस नए दौर में हमारे साथ आ रही हैं। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर डॉक्टर मनीष बागला जी। उनसे हम चर्चा करेंगे। बागला जी, स्वागत है आपका हमारे शो। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया। डॉक्टर साहब, ये बहुत सारी चीजें हैं। डिप्रेशन है, ये क्या है? डिप्रेशन होता क्या है ये? देखिए, डिप्रेशन आज के दौर में ना एक गंभीर मानसिक बीमारी कहलाती है जी। जो हम देख रहे हैं कि आजकल एक वर्ड बोला जाता है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, हाँ। डिप्रेशन, पर एक्चुअली में कई बार देखने से वो लगता नहीं डिप्रेशन में। इससे कुछ सिम्टम्स होते हैं, गंभीर सिम्टम्स के ये द्वारा। गंभीर बीमारी है। गंभीर बीमारी। लक्षण पे आएंगे हम लोग। मतलब ये गंभीर बीमारी, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। लाइट नहीं लेना चाहिए, ये गंभीर बीमारी के रूप में माना जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे पता कैसे लगे कि मैं डिप्रेशन में हूँ? देखिए, अगर आपका मन धीरे धीरे रोज की तरह दुनिया के साथ कट रहा है, उसके अलावा क्या है कि अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उदास रह रहे हैं, रोने का बहुत ज़्यादा मन करता है, तो अगर ऐसी समस्या आपके साथ डे बाय डे आ रही है और ओवर थिंकिंग भी आपकी बढ़ रही है, तो ये वजह होती है डिप्रेशन की। अच्छा, मतलब अकेलापन रहना, रोने को जी करना, उदासी होना। घबराहट, बेचैनी रहना, हम्म। कोई चीज़ अच्छी ना लगना, लो इंटरेस्ट वगैरह, लो मोटिवेशन वगैरह, ये चीज़ें रहती हैं उसमें। ये डिप्रेशन के लक्षण है। ये डिप्रेशन के लक्षण आमतौर पर माने जाते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट के नाते इसमें आपका क्या वर्क है? देखिए, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्री में पहले आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं। साइकेट्री प्रोवाइड टू मेडिसिन, ये साइकेट्रिस्ट जो होते हैं मेडिसिन वगैरह देते हैं, पर साइकेट्री हेल्प करते हैं साइकोलॉजिस्ट की। जिसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है जो मेडिसिन के साथ साथ थेरेपी लेना चाहता है, अच्छा। तो हम लोग उनको साइकोथेरेपी देते हैं, जिसमें सीबीटी होगी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज वगैरह होगी, वो चीज़ हम प्रोवाइड करवाते हैं। टॉक थेरेपी होगी, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं ताकि वो मोटिवेशन लेवल उनका भी हाई करते हैं, थिंकिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं उसके अंदर। मतलब यूं कहते काउंसलिंग करते हैं? क्योंकि प्रॉपर वे काउंसलिंग होती है, उसके अलावा अलग थेरेपीज आती है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाई जाती है इसके अंदर। हंसराज मार्वल है जर्नलिस्ट, लालगढ़ से हमें देख रहे हैं। शुक्रिया हंसराज जी हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो ये जो काउंसलिंग आप करते हैं, किन किन परिस्थितियों में करते हैं? देखिए, सबसे मेन चीज़ होता है कि आजकल तो इतना अवेयरनेस है कि लोग देखते हैं कि यार मुझे जो टेंशनें हो रही हैं, इन टेंशनों को मैं दूर तो या ओवर थिंकिंग होगी, स्ट्रेस बढ़ गया, तो वो चाहते हैं कि हम किसी से बात करें। क्योंकि आजकल का जो दौर है ना, वो लोगों के पास आज टाइम नहीं है बात करने का, क्योंकि सोशल मीडिया, मोबाइल में इतना बिजी है, हर बंदा बिजी रहता है, तो शेयरिंग चीज़ें खत्म हो गई लोगों की। तो उसकी वजह से वो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर को चुनते हैं कि उनसे बात करें, अपनी समस्याओं का समाधान करें। तो ये ट्रेंड अब बढ़ रहा है चीज़ों का। मतलब फेस टू फेस मिलना कम हो गया है ना, सोशल मीडिया पे ज्यादा मिलना हो सोशल गया। मीडिया मिलना ज़्यादा। अखिल कटारिया हमें देख रहे हैं। नमस्कार सर। अखिल जी नमस्कार। तो ये डिप्रेशन, पैनिक, इस तरह से ये सारी चीजों को आप काउंसलिंग करते हैं? काउंसलिंग। अच्छा, क्या ज्यादा समस्या इन दिनों किस बात की आ रही है? अब ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो आजकल पारिवारिक के अंदर रिश्तों की जो समस्या आ रही है, और ओवर थिंकिंग की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। आज रिश्ते टूट रहे हैं, वो शादियाँ भी आजकल जब जब हो जाती हैं, कुछ टाइम बाद टूटने लग जाती हैं। फैमिली काउंसलिंग होती है, बच्चों का हाइपरनेस बढ़ रहा है, एंग्रेसिव बढ़ रहा है, मोबाइल एडिक्शंस बढ़ रहे हैं बच्चों के, और बड़ों के भी यही है कि वो लगातार चिंता पे चिंता करते आ रहे हैं। तो इन चीज़ों की हम लोग काउंसलिंग करते हैं। मतलब ये समस्या ज्यादा आ रही है। ये समस्या आज का टाइम एक तो रिश्तों में ज्यादा हो रहा है, और एक जो है मोबाइल एडिक्शंस बढ़ रहे हैं, मोबाइल एडिक्शन बढ़ रहा है, ओवर ये थिंकिंग बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। ज्यादा तो यही आ रहे हैं। तो ये फिर क्या आपको क्या लगता है अभी काउंसलिंग कितना प्रभावी होता है इसमें? देखिए, इसमें पेशेंट पे जब जैसे पेशेंट आता है उसकी हम लोग पूरा सिम्टम्स देख के हम पता लगाते हैं कि अगर इसको काउंसलिंग की आवश्यकता है तो उसके हिसाब से काउंसलिंग थेरेपीज वगैरह देते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि इसको अगर मानसिक रोग विभाग के अंदर भेजा जाता है, जहाँ उसको प्रॉपर मेडिसिन भी साइकियाट्रिस्ट द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, और विद काउंसलिंग दोनों के साथ जब होती है तो पेशेंट बहुत अच्छा फील करता है अपने आप को। तो काउंसलिंग क्या 2-4 दिन ही चलती है या लगातार चलती है? ये पेशेंट की जब केस हिस्ट्री वगैरह लेते हैं तो डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है वो कब तक किस बीमारी से लंबे समय लड़ रहा है। तो जैसे उस हिसाब से काउंसलिंग, जैसे सेशन चलते रहते हैं, 5 सेशन भी, कई बार 5 सेशन में पेशेंट ठीक हो जाता है, कई बार 10 सेशन में भी जो रिजल्ट आ पाता है।
क्योंकि विचारों का है और विचारों को ठीक करने का काम हम लोग करते हैं इसके अंदर। अच्छा, विचार बदलना होते हैं उसमें। विचार सूरज गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। पवन अग्रवाल हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। मनोज बिश्नोई, राहुल सिंह राठौर हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। हम लोग बात करें डॉक्टर मनीष बागला जी से, जो काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए वो काउंसलिंग करते हैं और अपनी राय देते हैं। अखिल कटारिया कह रहे हैं, आप दोनों हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ अखिल जी, आपको भी हमने शुरू में ही आपको बधाई दी। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा डॉक्टर साहब कि मैं डिप्रेशन में हूँ? देखिए, अगर सीवियर डिप्रेशन होता है तो उस पर्सन को थोड़ा मालूम कम पड़ता है, जी। दूसरे लोगों को ज्यादा मालूम पड़ता है। फैमिली देखती है कि डे बाय डे इसने इंटरेस्ट कम कर दिया, खाना पीना कम कर दिया, अकेले रहने की कोशिश करता है, उदास रहता है, रोने का मन करता है, तो ज्यादातर वो फैमिली उस पर्सन को लेके आती है क्योंकि वो सीवियर डिप्रेशन में जा चुका है। अच्छा। और स्टार्टिंग जो फेज होते हैं वो खुद को फील करता है कि जब इंटरेस्ट नहीं है, हर चीज को छोड़ना, किसी चीज में रुचि ना रखना, लोगों से मिलना बंद कर देना, तो ये थोड़ा बहुत एहसास होने लग जाता है। पर जब बढ़ जाता है तो दूसरे लोग बताते हैं कि ये तेरी कंडीशन पहले से सही नहीं है। उस दौरान फिर वो डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके आते हैं। तो घर पे क्या, मान लो ऐसा कोई घर पे स्थिति है तो घर वाले, परिवार वाले क्या करें फिर उनका? देखिए, परिवार वाले आजकल तो सब एजुकेटेड फैमिलीज हैं और वो सब नेट पे देखते हैं कि भाई अगर ये बीमारी होती है, क्योंकि यूट्यूब आजकल बहुत बड़ा माध्यम है, वो देखते हैं ये बीमारी क्यों हो रही है, तो एक वर्ड आ जाता है कि ये डिप्रेशन है, तो लिखा होता है कि डिप्रेशन संबंधित आप नज़दीक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट करें। अच्छा। तब पेशेंट हमारे पास आएगा। आप वर्मा देख रहे हैं, हमें कह रहे हैं डॉक्टर साहब जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। 518वां एपिसोड, डॉक्टर मनीष बागला जी हमारे साथ हैं। शुभम अरोड़ा हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया शुभम जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये क्या परिवार पहचान कर लेता है या लोग ही बताते हैं गोविंद जी आप डिप्रेशन में हो? देखो, जब हम समाज में जाते हैं, जैसे कुछ समय हम समाज में नहीं जा पा रहे, तो समाज में कुछ लोग भी कहेंगे यार पहले तो मिलते थे अब नहीं मिल पाते। तो सामाजिक गतिविधियां अगर कम हो जाएगी, पारिवारिक गतिविधियां कम हो जाएगी, तो दोनों मिलकर इस चीज के बारे में पहचान भी करते हैं, पहचान कर लेते हैं। हो सकता है वो डिप्रेशन में ना हो लेकिन कुछ अध्ययन में करने लग गया हो, कोई अध्यात्म में चला गया हो। देखो, इसमें अध्यात्म में जाना एक अलग चीज होती है। अध्यात्म में पेशेंट जो भी पर्सन होगा वो अपना किसी गुरु को मानेगा, गुरु के हिसाब से वो सत्संग सुनेगा, आएगा जाएगा, वो रूटीन चलेगा उसका। आध्यात्मिक में वो सामाजिक रूप से फिर भी जुड़ा रहेगा। पर डिप्रेशन, हाई डिप्रेशन होने की वजह से उसके साथ दिक्कत है कि वो धीरे धीरे अपने आप को सोशल कट भी करता है, लोगों से मिलना जुलना बंद करेगा, मोटिवेशन वगैरह नहीं रहेगी। मेडिसिन भी चलती है फिर? सीवियर में देखा जाए तो मेडिसिन और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दोनों ही इफेक्टिव होती है। दोनों ही काम करेंगे। जहाँ एंजाइटी स्ट्रेस को तो साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है, पर सीवियर डिप्रेशन में मेडिसिन विद साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दोनों इफेक्टिव होती है। दोनों में फर्क क्या है जो आपने बताया, क्या एंजाइटी वगैरह में? देखिए, एंजाइटी स्टार्टिंग स्टेज हर बंदे को होती है। अच्छा। 3000 थॉट आते हैं, आदमी कई बार डर की वजह से बहुत ज्यादा सोच लेता है, कई चीजें फ्यूचर का सोच रहा था चलती रहती है, पर ये रूटीन में चलते रहती है। स्ट्रेस थोड़ा बॉडी ले आता है कि और किसी काम का ना हो पाना किसी का, तो हल्का स्ट्रेस आएगा, बाद में वो चीज निपट जाती है और कोई फ्रेंड वो स्ट्रेस को रिलीज कर देता है कि बातें करके, कुछ चीजें शेयरिंग करके। पर डिप्रेशन जो थर्ड स्टेज होती है उसकी, वो काफी सीवियर कंडीशंस के अंदर होती है। पहली स्टेज कौन सी होगी स्ट्रेस की? पहली स्ट्रेस होती है, पहली जो चीज होती है वो होती है एंजाइटी, यानी चिंता का स्तर। चिंता का स्तर हो गया। दूसरा होता है तनाव का स्तर। तीसरा होता है अवसाद डिप्रेशन का। अवसाद का होता है। ये तीनों सबसे ज्यादा जो है वो खतरनाक यही है। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं दी ग्रेट प्लीजिंग पर्सनालिटी डॉक्टर मनीष जी। थैंक यू सर। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं नमस्ते भाई साहब। गोविंद जी नमस्कार। सुनील जी शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और उपाध्याय मांगीलाल जी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया उपाध्याय जी हमसे जुड़ने के लिए। बात करें डॉक्टर मनीष बागला से। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में, डिप्रेशन है और चिंता है, स्ट्रेस है, इनको लेके हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक तो आपने बताया कि डिप्रेशन में हम लोग काउंसलिंग करें या दवाई लें। अगर मैं चाहूँ भी घर पे कैसे इसका बचाव करूँ, मुझे डिप्रेशन हो ना? देखिए, इसके लिए क्या होता है कि अगर हम जैसे मान लो डिप्रेशन नहीं हो या मान लो किसी तरह की चिंता ना करें, तो एक फैमिली माहौल में हम रहें, अपनी कुछ रूटीन की चीजों को फोकस करें। जैसे अब तो क्या होता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल में हम बिजी रहते हैं, रील्स में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से अपने रियल की लाइफ को भूल गए। रील के चक्कर में रियल की लाइफ भूल जाते हैं। अभी कल परसों अखबार में भी आया था कि इंडियन लोगों की जो नींद है वो 6 घंटे रह गई। हाँ, वो शोध आया है।
तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अपने को साइड बाय साइड करना पड़ेगा। सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं मोबाइल टीवी को साइड करके अच्छी बुक्स पढ़ना, मेडिटेशन करना, लोगों के साथ जुड़ना, ये कनेक्टेड करनी पड़ेगी। उससे हम डिप्रेशन बच सकते हाँ, नेचर के साथ जुड़ना हैं। और कुछ गेम्स वगैरह करना, योगा, ये सब चीज़ें क्या होती है कि एक पेशेंट को, एक पर्सन को अच्छा रखती हैं, खुश मिजाज रखती हैं, सबसे मिलता रहता है। सोनू शर्मा कह रहे हैं मनीष बागला जी और गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार आपको। नमस्कार सर। आरपी वर्मा कह रहे हैं कि बीपी और डिप्रेशन में क्या संबंध है डॉक्टर साहब? देखिए क्या होता है कि सारी जो बीमारी होती है ना, वो हमारे जैसे थिंकिंग से चालू होती है। जब भी हम ज़्यादा सोचते करते हैं तो बॉडी का लेवल बिगड़ता है। तो माइंड और बॉडी का एक रिलेशन होता है। जब हम पढ़ते हैं कि अगर मन चंगा तो तन चंगा। अगर मन खराब चल रहा है तो नेचुरल बात है बॉडी के केमिकल्स बिगड़ेंगे, और बिगड़ेंगे तो वो बीपी, शुगर, ये चीजें आती है। और रिसर्च भी कह रही है कि ज्यादातर ब्लड प्रेशर का बढ़ना करना और डायबिटिक होना, कार्डियक का प्रॉब्लम ज्यादातर स्ट्रेस के कारण रहता है। बीपी और डिप्रेशन में संबंध है कुछ? बिल्कुल संबंध है सर। बीपी होगा तो डिप्रेशन भी आएगा, या डिप्रेशन से बीपी आएगा? ऐसा नहीं, डिप्रेशन से बीपी भी आ सकता है, कोरिलेटेड है। और बीपी का केवल अलग अलग वे में भी संबंध होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर मनीष बागला जिससे हम लोग बात करें डिप्रेशन की और उनसे बचने के उपाय की। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहित नारायण हमें से जुड़े हुए हैं, शुक्रिया सभी का बात करने के लिए। 518वां एपिसोड है। एक ओवर थिंकिंग भी आता है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। ओवर थिंकिंग क्या है? देखिए इंसान क्या होता है कि अगर जरूरत से ज्यादा सोचता है, जैसे मान लीजिए ओवर थिंकिंग है। एक ओवर थिंकिंग आती क्यों है, पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो कोई चीज का डर बैठ गया कि कल को क्या होगा, या इंसान पुरानी गलतियां करता है उसके बारे में ज्यादा सोचता है, या उसको अपना फ्यूचर के बारे में ज्यादा टेंशन रहती है, या कुछ छोटी समस्या आ गई। यानी कुल मिलाकर देखा जाए माइंड में जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन के बजाय उसको और प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में हम ले आते हैं, ज्यादा सोच के। और वो ज्यादा से ज्यादा सोचना ही क्या होता है कि ओवर थिंकिंग कहलाता है। जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ कि भी अब सिलेंडर नहीं मिलेगा मुझे, तो सिलेंडर नहीं मिला तो क्या होगा, उससे मांगना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर। ये आगे का बहुत सोच लेना, आगे के ज्यादा सोच लेना, बहुत ज्यादा सोचना। और कोई डर, छोटा सा डर की वजह से भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश करना उसके। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं डॉक्टर सर, डू यू सजेस्ट मेडिटेशन और ब्रीथिंग प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही है कि अगर हम प्रॉपर वे मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें तो साइकोलॉजी के माध्यम से हम लोग ये भी सिखाते हैं कि एक रिलैक्सेशन टेक्निक होती है इसके अंदर, जिसमें पेशेंट कहते हैं ना, आज के टाइम जैसे पीसेस ऑफ द माइंड है ना, तो आज हमें पीस ऑफ द माइंड चाहिए। पीस ऑफ माइंड सबसे ज्यादा होता है कि मेडिटेशन अगर करें, प्रॉपर योगा करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, उससे बहुत रिलीफ मिलता है पेशेंट को। डॉक्टर मोहित नारायण पूछ रहे हैं कि सर मोबाइल एडिक्शन को कैसे दूर करें? देखिए मोबाइल एडिक्शन आज के दौर में एक नया टॉपिक है और एक मानसिक बीमारी भी बढ़ता जा रहा है। मैंने कल परसों उसका आर्टिकल भी लिखा है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि पहले हमें अपने आप को उस पर लागू करना पड़ेगा। कहते हैं एक युद्ध खुद के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। यानी मोबाइल को हमें रात को 8 बजे बाद बंद करना पड़ेगा। सोशल मीडिया जैसे कम यूज कर सकते हैं, बंद आप आज के दौर में कर भी नहीं पाएंगे, कम कर सकते हैं। और जहां तक वो जैसे आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल है तो कोशिश करें उनके साथ बैठें, उस दौरान मोबाइल का इस्तेमाल ना करें आपस में। मनीष सचदेवा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। एक क्योंकि आपकी टर्म्स है, अखिल कटारे पूछ रहे हैं ये क्लाउस्ट्रोफोबिया क्या होता है, क्या होता है, क्या शब्द है ये? एक क्लाउस्ट्रोफोबिया क्या होता है सर? नहीं ऐसे नहीं होगा ये। देखिए कुछ तो फोबिया डिफरेंट टाइप के हैं। तो इसके इलाज साइकोलॉजिकल थेरेपी से संभव है क्या? देखिए पहले डिपेंड ये करता है कि पहले हम जैसे पेशेंट की केस हिस्ट्री लेने के बाद कि किस किस तरह के फोबिया, केवल ये फोबिया डिफरेंट टाइप के हम लोग मानते हैं कि ये मुझे फोबिया है। ज्यादातर जैसे यूट्यूब पे देख लेना कि इस तरह का मुझे डर है जैसे। अच्छा। तो वो जो चीजें होती है ना कि उसको हम लोग पहले देख के समझ के फिर ही एक डिफाइन कर पाएंगे कि एक्चुअल में उस पेशेंट को दिक्कत क्या है। जैसे एक वर्ड आता है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। लोग कहते हैं मैं थोड़ा सा हाथ लगाता हूँ मुझे लग रहा है मुझे ओसीडी हो गया। तो पर वो उसकी पहचान डिफरेंट है ना। अब जैसे ये जो चीज है मैं आपके जो बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें पेशेंट की पूरी केस हिस्ट्री लेने के बाद एक्चुअल में उसका डायग्नोसिस होने के बाद पता लगता है कि इसको एक्चुअली क्या चीज है।
आशीष मोंगा कह रहे हैं कि बागला जी और गोविंद जी अंकल को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आशीष जी, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात करें डॉक्टर मनीष बागला जी से, जो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर है। उनसे चर्चा कर रहे हैं विभिन्न विषय पे जो आज के गंभीर मुद्दे हैं हमारे सामने, समाज के सामने। डॉक्टर साहब, मैं कैसे पता लगाऊं अपने आप को भी गोविंद तू जो है ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया? अगर आप आगे के ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ये पीछे का पास्ट का टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, ये जो सामाजिक समस्या है और उसको आप ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, नेचुरल बात है कि वो ओवर थिंकिंग में धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। कहाँ तक सोचूं? जो आज का सोचो, आज का सोच, आज का सोचने की आवश्यकता है, कल का पता नहीं है। हम प्लानिंग बहुत बड़ी करते हैं, कल ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर गॉड प्लानिंग हमें नहीं पता क्या है, ये नहीं पता लगता क्या है। अभी प्लानिंग हमें आज के बारे में सोचना पड़ेगा, आज के बारे में, प्रेजेंट के बारे में जीने की कोशिश करें। मैं प्रेजेंट पे आऊंगा, क्योंकि आपका एक विषय भी है ये प्रेजेंट में जियो, इस पर भी आऊंगा। मतलब ओवर थिंकिंग मतलब कुल मिला के ये है कि हम लोग किसी विषय को इतना लंबा ना सोचें। बिल्कुल, सालों साल बाद क्या होना, 2 साल बाद क्या होना, उसको ब्रेक करेंगे तो वो ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। बिल्कुल। सुनील अग्रवाल कहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग सुदर्शन क्रिया योगा इज द मोस्ट रिकमेंडेड ब्रीथिंग प्रैक्टिस, डू यू आल्सो थिंक सो? देखिए सर, आज के दौर में जैसे हर चीज जो है ना अभी टाइम लेगी। अगर आप ये देखिए कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट की बात करता हूँ, लोग कहते हैं यार बातों के डॉक्टर से कभी बातें हो सकती है क्या? ठीक। तो बेसिकली ये जो चीजें होती है ना, इसको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। और आज क्या, जैसे मेडिटेशन है, योगा है, लोगों को धीरे धीरे समझ में अब आ रहा है, पर कुछ परसेंट के लिए। जैसे लोगों से पूछा जाए कि घूमना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है या नहीं है, तो बिल्कुल फायदेमंद, 100% फायदेमंद है। घूमते एक्चुअली कितने लोग हैं, ये बहुत मायने हैं। तो प्रैक्टिस में होना चाहिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए। टाइम धीरे धीरे जो चीज है, अब आने वाला टाइम है, मेडिटेशन, योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, साइकोलॉजी, साइकेट्री, ये चीजें बढ़ रही हैं। सुनील जी ना वो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं ना, इसलिए वो शायद वो कर रहे हैं। अखिल कटारिया कह रहे ओसीडी का इलाज क्या साइकोथेरेपी से संभव है? देखिए, ओसीडी का इलाज साइकोथेरेपी से बिल्कुल संभव है। सबसे पहली चीज क्या है, ओसीडी को हम पहचान करने के बाद क्या करना पड़ता है, इसका एक साइकेट्री मेडिसिन के साथ साथ इसकी काउंसलिंग प्रोसेस भी दोनों चलेगा। सिंगल से हम लोग सोचें कि भी इसका पूरा काउंसलिंग बेस पे हम कर लें इसको, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मेडिसिन प्लस थेरेपी दोनों ही कारगर होती है ओसीडी पेशेंट के लिए। कितने परसेंट तक रहता है उस पे काउंसलिंग का कारगर जो है, परिणाम कितने परसेंट आता है? देखिए, अगर देखा जाए पेशेंट पे डिपेंड करता है कि ओसीडी का जो टाइप है वो किस प्रकार का है। अच्छा, उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो 80% मेडिसिन और 20% चलेगा, और बाद में 20% मेडिसिन के बाद 80% थेरेपी या बिहेवियर मॉडिफिकेशन में काम करते हैं। गुरुचरण मंडाहर हमें देख रहे हैं, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इन दोनों में से डॉक्टर साहब ज्यादा नुकसानदायक मेरे लिए क्या है? ओवर थिंकिंग ज्यादा नुकसानदायक। ओवर थिंकिंग ज्यादा नुकसानदायक, क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, जितना ज्यादा सोचेंगे डर बैठेगा मन में, आत्मविश्वास की कमी आती है, मोटिवेशन लेवल डाउन रहेगा, और कंफ्यूजन की स्टेज ज्यादा रहती है, और कुछ ना कर पाने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। ओवर थिंकिंग से मतलब बचना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए। कैसे बचूं? देखिए, वो चीज है कि रूटीन बनाना पड़ेगा। आप जैसे सुबह उठते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, आप अच्छा फूड खाते हैं। देखो, हमारे क्या होता है, 4 पिलर होते हैं। पहला होता है तन स्थिति, तन को अच्छा रखिए। फिर होती है मन स्थिति, कि मन को अच्छा रखने की कोशिश कीजिए, अच्छे विचारों को डालिए। फिर तीसरी चीज होती है सम स्थिति, यानी सामाजिक रूप से जुड़िए। और चौथी सबसे बड़ी चीज होती है धन स्थिति, यानी धन का अपव्यय भी नुकसान करता है। वो हमेशा आपका इकोनॉमिकल प्रोसेस दिमाग में चलता रहता है कि पैसा कैसे कमाऊं, किस तरह से कमाऊं। तो ये चीजें भी बड़ा मायने रखती हैं। तो इन 4 पिलर को अगर आप बैलेंस रख सकते हैं तो इससे आपकी लाइफ बहुत बेटर चल पाएगी। 4 पिलर होने चाहिए, 4 पिलर आपके लाइफ में अच्छे से होना चाहिए। ये हो जाए तो फिर वो ओवर थिंकिंग फर्क पड़ेगा, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, हर चीज से फर्क पड़ेगा। अखिल जी पूछ रहे हैं, सिजोफ्रेनिया क्या होता है? अखिल जो मैं कहना चाहूंगा कि ये साइकेट्री कुछ बीमारियां हैं जिसके बारे में अगर अभी लंबा डिस्कशन नहीं कर सकता, ये बहुत लंबा डिस्कशन। अखिल जी को बैठ के बुला के समझाना। अखिल इस चीज में माहिर भी हैं। जो माहिर है तभी तो सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर मोहित पूछ रहे हैं, सर एलजीबीटीओ कम्युनिटी के
केसेस आजकल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में कुछ बता। डॉक्टर मोहित को अच्छे से पता है इस चीजों के बारे में, वो हमेशा साथ ही रहते हैं। देखो आजकल केसेस, नेचुरल बात है कि भी समाज है वो किस ओर जा रहा है, और हर बंदे को पता है कि आजकल सहन शक्ति भी खत्म है, रिलेशनशिप इशू बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये डे बाय डे चीजें अभी बढ़ेंगी। अभी तो हम देख रहे हैं समाज के अंदर क्या हो रहा है। आज हम देख के आंखें बंद कर रहे हैं। पहले हम कुछ गलत होता था तो हम लोग रोकते थे, टोकते थे, पर आज हम लोग कुछ चीजों को रोक नहीं रहे। डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग का उम्र से भी कोई वास्ता होता है क्या? देखिए डिप्रेशन ओवर थिंकिंग का ऐसा नहीं, डिप्रेशन के अलग टाइप होते हैं, पेशेंट होते हैं। डिप्रेशन अचानक से ऐसा नहीं आता कि एंजाइटी स्ट्रेस के बीच में मतलब खत्म होने के बाद अगर पेशेंट बहुत समय, लंबे समय तक अकेला है, जैसे आज ओल्ड एज खुल रहे हैं तो बुजुर्गों से बात करते हैं तो वो भी डिप्रेशन कैटेगरी में है। ओवर थिंकिंग उनका भी बढ़ जाता है। उम्र का कोई वास्ता अभी इस उम्र में होगा नहीं होगा, ऐसा उम्र का कोई वास्ता नहीं है सर। किसी उम्र में, किसी भी उम्र में हो सकता है। बच्चों को भी हो सकता है क्लास में। आजकल बच्चों को भी ये चीजें शिकार है इसके मामले। अच्छा, बच्चे भी आ रहे हैं, स्कूली बच्चे भी आ रहे हैं इसके मामले। तो उनकी भी फिर आप काउंसलिंग करते हैं? बिल्कुल, उनकी काउंसलिंग की जाती है। जैसे आज के बच्चे वो स्ट्रेस लेते हैं। आप ये देखिए कोटा में जब रिसर्च की जाती है कि भी इतना डिप्रेशन होने के बाद बच्चा सुसाइड कर लेता है। 99% नंबर लाने के बाद सुसाइड करता है। पेरेंट्स का लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है, उनके साथ बच्चों के साथ दिक्कतें आती हैं, तो बच्चे डे बाय डे चीज के बारे में। तो क्या उसको कैसे करें बच्चों को? देखिए सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स के लिए एक चीज ये होती है कि अपने बच्चे को एक बच्चे की तरह पालने की अपनी कोशिश करें। आजकल के टाइम में हम बच्चे को हर चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। बच्चे को स्ट्रगल बेस जो है वो बहुत ज्यादा, हम सोच रहे हैं कि इस छोटी उम्र में इसको ज्यादा स्ट्रगल करवाया जाए, पर ऐसा चीजें जो होती है आजकल के टाइम में देखनी पड़ेगी हमें। बच्चे को उसके लेवल के हिसाब से उसको स्ट्रगल करवाना और उसको हर तरीके से अच्छे से ज्ञान देना, नॉलेज देना, और बच्चे को कंफर्टेबल रखना। क्योंकि आजकल की जो सबसे बड़ी सफलता ये नहीं है कि बच्चा किस कैरियर पे बैठा है, किस कौन सी जॉब कर रहा है। आज का ये है कि एक बच्चा एक अच्छा इंसान बना नहीं बना, उसकी मानसिक स्थिति आज अच्छी हुई नहीं हुई, ये बहुत मायने रखता है। उसके लिए परिवार वालों को देखना, उसके लिए परिवार वालों की फैमिली काउंसलिंग, उसकी जो क्षमता है, उसकी एलिजिबिलिटी है, उसके हिसाब से उसको बोल डालो, उसके हिसाब से डालना चाहिए। एक 5 किलो बोझ उठा सकने वाला को आप 20 किलो इस तरह से देखा दिखाई अपने बच्चों को डाल देते हैं, उनका बच्चा करा, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। राकेश जी यादव हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। डॉक्टर पीसी आचार्य हमसे जुड़े हुए, शुक्रिया आप सभी का। हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर मनीष बागला जी से। अच्छा, डिप्रेशन और ये ओवर थिंकिंग दोनों को काउंसलिंग से ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है सर, पर डिप्रेशन का मैं अभी भी आपको ये कर रहा हूँ, लेवल देखना पड़ता है, केस हिस्ट्री होती है, जहाँ मेडिसिन की जरूरत है वहाँ उसको मेडिसिन दी जाती है, और काउंसलिंग का सेशन चलता रहेगा इसका। अखिल कटारिया कह रहे हैं आजकल बच्चों को खाना खाते वक्त मोबाइल दे देते हैं तभी बच्चे खाना खाते हैं, क्या आदत ठीक है? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अखिल जी को मैं बताना चाहूंगा, आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़ों के देख के चलते हैं। आजकल बड़े भी तो आप देख रहे हो कि खाना खाते वक्त ज्यादातर आप देखो कि 90% ये सर्च हुई है कि तारक मेहता का जैसे उल्टा चश्मा चला के खाना खाया जाता है। आजकल तो टॉयलेट में मोबाइल लेके जाया जाता है, पहले न्यूज़पेपर लेके जाते थे, आज मोबाइल लेके जाया जा रहा है। और वो बच्चे तो ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे सिर्फ देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, देख के सीखते हैं, और वो उस हिसाब से बच्चे करते हैं। अगर हम वही चीज बैठ के, एक जगह बैठ के बच्चों साथ एक अच्छा फूड का आनंद लें, बातें करते करते उनसे खाना खाएं, तो नेचुरल बात है कि बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलते हैं। शिव प्रकाश सहारण हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया शिव प्रकाश जी हमें देखने के लिए। सर आप आजकल जुबिलियन केसेस बहुत आ रहे हैं ना, इंक्रीज हो रहे हैं लगातार, इसका क्या कारण हो, इसका क्या समाधान है? देखिए क्या होता है कि ये जो केसेस हैं आजकल के टाइम में, आजकल बच्चों का माइंड जो है, पहले माता पिता अच्छा ज्ञान देते थे, आज बच्चे सोशल मीडिया पे चीजें देखते हैं और जिंदगी में बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, उसकी वजह से वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। और फिर वो अपराध की श्रेणी में आते हैं तो बाद में उनको रियलाइज होता है कि मैं गलत आ गया। आज देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं कि बाइकें उनके पास होती हैं, कारें उनके पास होती हैं, स्पीड बढ़ा ली उन्होंने, तो नेचुरल कहीं ना कहीं वो किसी चीज का अपराध करेंगे। और दूसरी बात है ओवर प्रोटेक्शन जो फैमिली का वो ज्यादा आजकल मिल रहा है, ज्यादा वो उसकी वजह से भी दिक्कत है। आप उन बच्चों को काउंसलिंग भी करते हैं जो इस प्रकार के अपराध में पकड़े जाते हैं?
किस तरह के बच्चे पकड़े जाते हैं, तो बच्चे आते हैं हमारे पास, हॉस्पिटल में आते हैं, उन बच्चों को समझाया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है। तो वो जरूरत के हिसाब से जैसे भी वो अधिकारी चाहते हैं कि भी बच्चे किस तरह से क्यों अपराध किया, या जैसे पॉक्सो केस के बच्चे आते हैं क्यों हुआ ऐसा, तो ज्यादातर उन बच्चों से जब पूछा जाता है तो उनका सोशल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा देखा जाता है। फिर उनका जो एसोसिएशन है वो देखी जाती है। ज्यादातर इन बच्चों के जो दोस्त होते हैं वो बड़े लोग होते हैं, अच्छा, बड़े मतलब पैसे वाले या जो आपराधिक कैटेगरी अच्छा, आपराधिक कैटेगरी, हाँ, बड़ी उम्र के अपराधी, बड़ी उम्र के होते हैं, कुछ पैसे का लालच देते हैं कि आपको पैसा देंगे, आप ये चीजें कर लें, अच्छा, वो सामने आते हैं ज्यादातर। वो ज्यादातर सामने आते हैं। तो जो इस तरह से बच्चे होते हैं जो आए जाते हैं किसी भी आरोप में, तो कुछ फर्क पड़ता है उनसे, उनको कुछ? बिल्कुल पड़ता है सर। उन बच्चों को बड़े प्यार से अगर जब समझाया जाता है तो बच्चे इस चीज को समझते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चों को ठोकर लगती है, ये चीज की जब स्थिति को देखने को मिलती है, तब उनको लगता है कि हमने कुछ ना कुछ गलत किया है। और जब बच्चों द्वारा समझाया जाता, हमें हमारे द्वारा समझाया जाता है बच्चों को, तो नेचुरल बात है कि बच्चा उस चीज को आगे से फ्यूचर में गलती नहीं करने की सोचता। पैनिक क्या है? पैनिक होता है, पैनिक अटैक जिसको कहते हैं, पैनिक। देखिए, जब केवल एंजाइटी या हमारा ऐसा स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए जिसकी वजह से एकदम से घबराहट रहती है पर होती नहीं है। केवल आप ये देखो, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। जैसे कोई पर्सन आया, वो कहता सर मैं सिर पे उंगली लगाता हूँ मेरा सिर दर्द है, सर मैं छाती पे लगाता हूँ मेरी छाती दर्द है, सर मैं जहाँ भी लगाऊं मेरा दर्द है। एक्चुअल में दर्द कहाँ था? उंगली में। उसकी दर्द था उसकी उंगली। लोग सोचते हैं कि मुझे तो ये चीज प्रॉब्लम। फिर लूज मोशन लग जाना, ये भी होती है। घबराहट रहना, फियर बहुत बढ़ जाना एकदम से। तो किसी छोटी सी कंडीशन को लेकर एकदम से अपनी पैनिक कंडीशन क्रिएट कर लेना। तो ये पैनिक कैसे दूर हो, कैसे हम लोग कंट्रोल करें? देखिए, इसके लिए क्या होता है कि ये भी थेरेपी और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के माध्यम से किया जाता है। विचारों को पहले समझा जाता है, फिर उसके हिसाब से पेशेंट के साथ डील किया जाता है, और काउंसलिंग के माध्यम से वो ठीक हो जाता है। पैनिक अटैक ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। तो पैनिक अटैक जिसके इस तरह से रहता है, तो उसको कोई टेबलेट भी रखनी पड़ती है? देखिए, वो डिपेंड करता है। मैं अभी भी आपको चीज कह रहा हूँ कि जब एनालिसिस करने के बाद पैनिक का जो है वो सिम्टम्स किस टाइप का है उस पर डिपेंड करेगा। फिर साइकोलॉजिस्ट हर पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता, और उसके लिए कहीं ना कहीं एक साइकेट्रिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो लेनी पड़ेगी भी दोनों के कोऑर्डिनेशन से कोई भी मानसिक रोग की बीमारी होती है ना, उसको ठीक किया जा सकता है। केशव सिंह कामरा पीएमओ है अनूपगढ़ हॉस्पिटल के, और यहाँ भी रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, नमस्कार बोल रहे हैं बागला जी भी। केशव जी नमस्कार आपको। ये जैसे आपने अभी, हम लोग बात करें डिप्रेशन की, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस की, पैनिक की, ये हमारी दिनचर्या पे भी असर डालती है? बिल्कुल डालती है सर। अगर आपका जैसे ये चीज एक कंडीशन है, तो आप रूटीन के काम से पूरा डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, जॉब से आपका मन भर जाएगा, या शॉप अगर है या कोई बिजनेस है वो इफेक्ट होगा, सोशल रिलेशनशिप आपकी खत्म हो जाएगी, और उसके अलावा घर में भी आपके रिलेशंस टूट जाएंगे। इस चीज के मामले में अपने आप को आप अकेला फील करने लग जाओगे, तो उसका इफेक्ट तो हर जगह पड़ेगा। ये नशा मुक्ति के जो आते हैं, अखिल कटारिया जी पूछ रहे हैं, नशा मुक्ति के जो केस आते हैं उनमें ठीक होने में कितना वक्त लगता है? देखिए, डिपेंड के बाद क्या पेशेंट नशा पूरी तरह छोड़ देता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि मैं पिछले 10 सालों से नशा मुक्ति फील्ड में भी काम कर रहा हूँ। मेन क्या होता है कि पेशेंट नशा किस तरह का ले रहा है वो बहुत मायने रखता है। अगर मान लो अल्कोहलिज्म पेशेंट है, शराब ले रहा है, तो उसको कुछ मेडिसिन और काउंसलिंग के माध्यम से, ग्रुप काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग के माध्यम से उसको ठीक किया जाता है। या एनए के 12 कदम होते हैं, 12 कदम, यानी उसको पेशेंट को बार बार उसके बाद भी उसको बुला के उसकी काउंसलिंग की जाती है। फैमिली काउंसलिंग माध्यम ठीक रहता है। पर जहां तक हीरोइन एडिक्टेड पेशेंट है, जो जैसे आजकल गंगानगर में चिट्टे का दौर है, चिट्टा बहुत पीते हैं, वो चिट्टे वाले पेशेंट है, इनके लिए क्या होता है कि 10 से 15 दिन डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। उसके बाद उनका काउंसलिंग सेशन है, प्रॉपर वे मेडिसिन हैं, प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन वगैरह दिए जाते हैं, अच्छा खाना वगैरह देते हैं, और पूरी देखभाल की जाती है। तब जाके पेशेंट की रिकवरी अच्छी होती है, धीरे धीरे होती है। राजू एम गोस्वामी निरंजन कह रहे हैं, जय श्री राम गोविंद जी, डॉक्टर मनीष जी, देरी से जुड़ पाया हूँ, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, शुक्रिया आपका। एक आप शुरुआती दौर में आपने कहा भी रिलेशनशिप में बहुत आजकल डिस्टर्बेंस आ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, इसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, सबको सब कुछ चाहिए आज के दौर में। हर पर्सन को फैमिली में बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं कि हमारे पास सब कुछ हो। अभी मैं एक पर्सन से मिला किसी से, तो उन्होंने कुछ गाड़ी की बात की, तो उन्होंने कहा कि
किसी के पास पैसा कम है तो भी वो 22-25 लाख पे गाड़ी निकलवा रहा है, हम्म, क्योंकि वो शो ऑफ करना चाहता है और वो कर्जा लेके चीजों को करना चाह रहा है। तो इससे क्या होता है कि पूरा फैमिली माहौल बिगड़ता है, इकोनॉमिकल चीजें बिगड़ती हैं। फिर दूसरी बात होता है, घर में आज सबके पास मोबाइल है, सब अलग अलग कोने में है। वो एक वर्ड बोला जाता है कि पहले घर कच्चे थे दिल सच्चे थे, आज घर पक्के हैं पर दिल कच्चे हैं। तो ये आजकल समस्या बड़ी है। हर बंदा चाहता है कि अपनी लाइफ को मैं अपने विचारों को ज्यादा थोपूं, डोमिनेंस नेचर का प्रोसेस, मतलब विचारों की भिन्नता के कारण जो है ये वो भिन्नता के कारण आजकल ये चीजें रिलेशन बढ़ रहे हैं। रिलेशन बढ़ रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं। अखिल जी पूछ रहे हैं आपका सेंटर कौन सा? अखिल जी को मैं कहना चाहता हूँ, आपको अच्छे से पता है कि हमारा सेंटर कौन सा है, और अखिल जी को ये भी पता है कि हम कहाँ काम कर रहे हैं। अखिल जी मैं फिर बता दूं, चलो दर्शकों को बता दूं, टांटिया जनरल हॉस्पिटल में है डॉक्टर मनीष बागला जी, है ना। और कभी आपको जरूरत हो तो आप जरूर मिलिए इनसे, ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान में जीना क्या है मनीष जी? आप बार बार कहते हैं वर्तमान में जीना, मैंने देखो, आपको स्टेटस आजकल पढ़े हैं वर्तमान में जीना। मैं आपको एक ही वर्ड कहूंगा, दिल खोलो यारों के साथ, नहीं तो खोलना पड़ेगा औजारों के साथ। बिल्कुल। तो आज अपनी वापस से उस चीजों को अपनाइए, नेचर के साथ जोड़िए, घुमाई करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, लोगों के साथ कनेक्ट होइए, परिवार के साथ कनेक्ट होइए। थोड़े टाइम के लिए सोशल मीडिया या मोबाइल्स को थोड़ा दूर रखने की कोशिश कीजिए। और ये जब चीजें करेंगे ना, यानी आपके 4 पिलर्स पे आप काम करने की कोशिश कीजिए। 4 पिलर से फिर बता दीजिए कौन सा? मैं आपको पहला पिलर बताता हूँ, आपकी तन स्थिति, यानी आपकी फिजिकल कंडीशन। हाँ। फिजिकल कंडीशन को आप ओके रखिए। दूसरी चीज होती है आपकी मन स्थिति, मन को, तन मन, हाँ, कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। अच्छा रखेंगे, बढ़िया रखेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसके पास क्या है वो मत सोचिए कि यार उसके पास ज्यादा है। आज हर किसी को लग रहा है कि मेरा घर बड़ा होना चाहिए, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, है ना। पहले होता था अतिथि देवो भव, अब लिखा होता है कुतो सावधान। तो इन चीजों से निकलिए। एक तो तन पिलर हो गया, एक मन पिलर हो गया, और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज होती है कि वो आपका होती है समस्थिति, समाज के साथ जुड़ना। समाज के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, सामाजिक रिश्ते आजकल जरूरी है, सामाजिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना पड़ती है। और चौथी चीज होती है धन स्थिति। देखो, धन उतना आपका आवश्यकता, तन मन समाज और धन उतनी आवश्यकता है जितनी हमें, जैसे हमें कितना खाना चाहिए उतना हम कमा रहे हैं, जितने हम बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए उतना है, बाकी तो अपार है। ये 4 पिलर्स जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन 4 पिलर्स को हम लोग थोड़ा सावधानी से करें तो क्या बच सकते हैं डिप्रेशन में? बिल्कुल, डिप्रेशन का हर बीमारी से बच सकते हैं। अच्छा, इनका ध्यान रखने से, हर बीमारी से बच सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग आज के इस एपिसोड को विश्राम दें, बहुत लंबा विषय है और मुझे नहीं लगता कि हम लोग आधे घंटे के अंदर इस पूरी परिस्थितियों को जो देख पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि मर्यादा है समय की। मनीष जी से कहूंगा कि वो अपना कोई मैसेज कन्वे करना चाहे 30-40 सेकंड के लिए तो वो कर दें, फिर कभी दोबारा हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय। देखो, मेरा मैसेज एक ही है कि आज के अंदर जीना चाहिए, कल को मत सोचिए कि कल क्या होगा, या जो पास्ट चला गया वो उसके पे फोकस मत कीजिए। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा वर्ड कहता हूँ लास्ट लाइन के, कि जो कल का दूध जो होता है वो आज वाले दूध में मिक्स नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है बासी हो जाएगा। और कल के दूध को और आज के दूध को कल आने वाले दूध में अगर मिक्स करोगे तो बिल्कुल भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए ना कि जिंदगी को आज के दौर में जिए, कल कुछ नहीं है, तो आज जिए, अच्छे से जीने की कोशिश करें, परिवार के संग रहें, खुश रहने की कोशिश कीजिए, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। मनोज बंसल हमें देख रहे हैं, हेमंत गोयल हमसे जुड़े, शुक्रिया। हाँ, आप लोग देख रहे थे डॉक्टर मनीष बागला के साथ हमारा पॉडकास्ट। हम लोग चर्चा करते डिप्रेशन, तनाव, चिंता क्या है और उससे निवारण कैसे। हालांकि विषय बहुत बड़ा है, फिर कभी और चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम नए मेहमान के साथ आपसे चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आप हमारे यहाँ पधारे, धन्यवाद। थैंक यू सर।